बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे आज। तो हमारे साथ टॉपिक है आपके बुक में द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। मोल एंड केमिकल इक्वेशन मेन टॉपिक है। तो इसके अंदर हम आज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं और जो आपके साथ प्रोडक्ट्स होते हैं, इन रिएक्टेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है? क्वांटिटेटिव रिलेशन। रिएक्टेंट नंबर 1 का रिएक्टेंट नंबर 2 के साथ क्या ताल्लुक है? क्वांटिटेटिवली अमाउंट के साथ हम डील करते हैं। और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन बनता है? क्वांटिटेटिवली, यानी कि आपके पास अगर रिएक्टेंट आपने कितना लिया है तो अमाउंट आपके पास कितना बनेगा। या फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो आपने कितने अमाउंट में रिएक्टेंट को लेना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हमारे साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में हम जब एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाते हैं, अमाउंट के लिहाज से एक ताल्लुक बनाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, दिस इज बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का बुनियाद क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट हमारे साथ क्या है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है, जो हमारे साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। यानी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके साथ मौजूद होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। सपोज लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैंने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है कि आयरन प्लस सल्फर केमिकली रिएक्ट्स टू गिव आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर आपस में केमिकल रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बनाता है। अब ये हमारे साथ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक आपके साथ आयरन है, रिएक्टेंट साइड पे एटम, यहाँ पे भी एक आयरन का एटम है, यहाँ पे एक सल्फर का है, तो यहाँ पे भी एक सल्फर है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टिक का निशान लिखा। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट आपके साथ है, यानी कि यहाँ पे 56 ग्राम आयरन है और 32 ग्राम सल्फर है, तो इट विल केमिकली रिएक्ट्स टू मेक आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड कितना बनेगा? 88 ग्राम बनेगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है और जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। एजम्पशन फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए कुछ एजम्पशन है, कुछ शराइत है, जिसको हमने क्या करना है? फॉलो करना है। तो बेसिकली 3 एजम्पशन है। ऑल रिएक्टेंट्स, सारे जो रिएक्टेंट्स आपके साथ होते हैं, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसके लिए ये जरूरी है, जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक शर्त है, ये कंडीशन है कि आपने जितने अमाउंट में रिएक्टेंट लिया है वो सारा के सारा प्रोडक्ट में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 ग्राम कार्बन लिया है और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो ये 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन सारा के सारा प्रोडक्ट में क्या हो जाए? कन्वर्ट। नो वन रिएक्टेंट वुड लेफ्ट रिमेन हेयर। यहाँ पे आपके साथ कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। अगर रिएक्टेंट बचा हुआ है तो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन
उसका जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। तो नो, सेकेंड जो पॉइंट है, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब साइड रिएक्शन क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आप कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं आपस में, कार्बन सॉलिड आपने लिया है, ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये एक तो हमारा ये मेन रिएक्शन है, ये वाला, दिस इज आवर मेन रिएक्शन। और ये एक क्या है, साइड रिएक्शन है। साइड रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन कभी कभार आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना लेता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, ये जो रिएक्शन हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, साइड रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करना था, ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, और इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि हमारे साथ कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। तो हमने तो कैलकुलेशन किया है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने 12 ग्राम कार्बन लिया है और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक वी हैव टू गेट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्शन कर ले तो ये जरूरी है कि हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन अगर साइड रिएक्शन हुआ है तो आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ये कम आएगा। क्यों कम आएगा कि कुछ यहाँ से जो रिएक्टेंट है वो इस प्रोडक्ट के बनाने में भी इस्तेमाल हो गया, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो डिस्टर्ब हो गया, ये अमाउंट हमारे साथ अब कम बनेगा। तो एजम्पशन फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए जो शरायत है, जो कंडीशंस है जिसको फॉलो करना है वो क्या है, ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी फुली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट आप लेते हो वो सारा के सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा क्या है, नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिस तरह यहाँ पे कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ है, आयरन प्लस सल्फर केमिकली रिएक्ट्स टू गिव आयरन सल्फाइड, तो यहाँ पे साइड रिएक्शन नहीं है। और यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, but as well as carbon and oxygen gas chemically reacts, it is possible to give another product that is called carbon monoxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो इससे हमारा मेन प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कम आएगा। अब अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर ली कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में आपने ऐड किया, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर आपके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना है, साइड रिएक्शन हुआ है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कम आएगा, जरूरी बात है। तो नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी फॉलोड। तीसरा एजम्पशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ थी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको भी फॉलो करना है। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरी लॉ हमारे साथ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको भी फॉलो करना है। तो फर्स्ट वन लॉ की हमारे साथ स्टेटमेंट है, लोवाइजर ने फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लोवाइजर ने प्रेजेंट किया था, और इसका स्टेटमेंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मादा ना तो हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना मादा को हम फना कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि कंप्लीटली आप उसको डिसअपियर कर ले। केमिकल रिएक्शन होते हुए मादा ना तो पैदा होते हैं, तो ना आपके साथ प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा आएगा कि अगर आपने 56 ग्राम आयरन लिया है और 32 ग्राम सल्फर लिया है तो 88 ग्राम आयरन सल्फाइड से ज्यादा नहीं आएगा, और ना आपके साथ ये कम आएगा कि आपने इतना 56 ग्राम आयरन और 32 ग्राम सल्फर लिया है और आपके साथ ये कम आ जाए, क्योंकि मादा तो फना नहीं होता, गायब नहीं हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। दूसरी क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोस्ट लॉ है, ये जो सेकंड लॉ है प्रोस्ट लॉ,
बी इसके कहते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, नाम से ही जाहिर है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है स्पेसिफिक, कांस्टेंट, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मेकअप, इसकी किसी भी कंपाउंड की जो मेकअप है, जो प्रोपोर्शन है, जिन एलिमेंट से वो बना है, वो फिक्स्ड होता है, वो डेफिनेट होता है, वो कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। तो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है हमारे साथ, ए गिवन कंपाउंड, एक खास जो कंपाउंड है, मस्ट ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशो। एक खास मुरक्कब के अंदर जो अनासिर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो जिन कंपोनेंट से वो बना हुआ है, वो हमेशा के लिए फिक्स रेशो में होते हैं। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है, वो इसकी सोर्स पे, जराए पे और जरिया पे एंड प्रोडक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें आपके साथ है वाटर, पानी है। अब पानी के अंदर जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या है, 2:1। अब जहां से भी आप पानी को हासिल कर ले, चाहे आप समंदर से प्योर वाटर हासिल कर ले, समंदर से आप पानी ले ले और उसको प्यूरिफाइड कर ले, उससे जो दूसरे साल्ट्स वगैरह है उसको अलहदा कर ले, और प्योर वाटर आपके साथ समंदर से आ जाए, रेन वाटर आ जाए, प्योर बारिश का पानी हो, वेल वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, जहां से भी आप पानी ले ले, तो उसके अंदर जिन एलिमेंट से बना हुआ है पानी का एक मॉलिक्यूल, और रेशो क्या होगा, 2:1। तो ये जो रेशो है ये हमारे साथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि हर एक कंपाउंड के एलिमेंट्स के दरमियान में जो रेशियो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है फॉर ऑलवेज, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन की जो मेथड है उस पर भी डिपेंड नहीं करते। पानी आप जिस मेथड से भी तैयार कर ले, तो आपके साथ जो रेशो होगा पानी का, वो 2:1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 लॉस पढ़ी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लोवाइजर ने प्रेजेंट किया था कि मैटर ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, इसका मतलब यह है कि हर एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका आपस में जो कॉम्बिनेशन रेशो है, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंबाइनिंग रेशो हमेशा हर एक कंपाउंड का कांस्टेंट होगा जिन एलिमेंट से वो बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए जो बुनियादी एक टर्म है वो क्या है, मोल रेशो। मोल रेशो को हमने सीखना है यहाँ पे कि मोल रेशो क्या होती है। मोल नाम से ही जाहिर है, और रेशो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में एक रेशो होती है, द रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये हमारे साथ 2 रिएक्टेंट्स के दरमियान में रेशो है। सपोज करें, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। मैंने एक यहाँ पे आम जनरल रिएक्शन कंसीडर किया है कि रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी केमिकली रिएक्ट्स टू गिव प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 लिखा है, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ये मैंने सपोज किया है, फर्ज ही लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो ये भी 1 2 3 4 5 जो भी है। यहाँ पे मैंने सी के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है, ये 1 लिखा है, तो ये भी 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। डी के साथ जो मैंने कोफिशिएंट लिखा है 3, तो ये भी 1 2 3 हो सकता है। अब आप मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, मैंने टिक का निशान पुट किया। अब इस इक्वेशन से मैंने मोल रेशो निकालना है, मोल रेशो बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, द रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स। मोल रेशो क्या है, 2 रिएक्टेंट के दरमियान में रेशो होती है। रिएक्टेंट के दरमियान में क्या होती है, रेशो होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 आपके साथ कोफिशिएंट है और बी के आगे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इसका मोल रेशो बनेगा 2:1। मतलब क्या है कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ए और बी 2:1 से
केमिकल रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। तो जब भी हमने इसी तरह का दोबारा रिएक्शन करना है तो 2:1 से ए और बी को हमने लेना है। तो दिस इज द मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के दरमियान में मोल रेशो बनाई। फिर इन बिटवीन प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में भी आप मोल रेशो को बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे C के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, D के साथ कोफिशिएंट क्या है 3। अब ये हमारे साथ C और D के दरमियान में जो मोल रेशो है वो क्या है 1:3। तो 1:3 का क्या मतलब है कि जब भी इसी तरह का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो 1:3 के साथ C और D प्रोडक्ट ये बनेगा। तो जब भी आपने इसी तरह का रिएक्शन करना है, जहां पे भी करना है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक 1:3 से प्रोडक्ट C और D बनेगा हमेशा के लिए। तो दिस इज द मोल रेशो बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। टू प्रोडक्ट के दरमियान में भी आप मोल रेशो को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है एंड आर या इन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में भी मोल रेशो को बना सकते हैं मेड फ्रॉम कोफिशिएंट प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मोल रेशो हम कहां से बनाते हैं? जो कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इससे हम क्या बनाते हैं? मोल रेशो बनाते हैं। तो सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे साथ रिएक्टेंट ए है और यहाँ पे मेरे साथ प्रोडक्ट सी है। तो रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट सी के दरमियान में, रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट सी के दरमियान में जो मोल रेशो है वो कितनी है 2:1। दिस केमिकल इक्वेशन टेल अस दैट reactant A, if 2 moles of reactant A fully convert into product, then 1 mole of C will forms। ये केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर 2 मोल A यहाँ पे मुकम्मल कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में तो 1 मोल ऑफ C बनेगा। तो ये मोल रेशो से हमने इंफॉर्मेशन लिया। दूसरा, आपके साथ यही रिएक्टेंट A है तो दूसरा प्रोडक्ट भी है, तो दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी आप इसका मोल रेशो बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे आपने 2 लिया ए के लिए और डी प्रोडक्ट के लिए आपने 3 लिया। तो दिस मोल रेशो बिटवीन ए एंड डी, रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट डी के दरमियान जो मोल रेशो है वो क्या है 2:3 है। सो दिस मोल रेशो टेल्स अस, ये मोल रेशो हमें ये बताता है that if 2 moles of A fully convert into product D, then we will surely get 3 moles of D। अगर 2 मोल रिएक्टेंट A यहाँ पे fully convert हो जाए प्रोडक्ट में तो हमें यकीनी तौर पर 3 moles of D मिलेगा। तो ये रिएक्टेंट A का आपने प्रोडक्ट C के साथ भी मोल रेशो बना लिया और रिएक्टेंट A का आप D के साथ भी मोल रेशो बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम 2 रिएक्टेंट के दरमियान में या 2 प्रोडक्ट्स के दरमियान में या एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इफ अमाउंट ऑफ ए इज गिवन एंड अमाउंट ऑफ सी इज रिक्वायर्ड, अगर ए का अमाउंट आपको दिया है और सी का अमाउंट आपसे पूछा गया है, देन यू हैव टू डेवलप अ मोल रेशो बिटवीन ए एंड सी। तो आपने ए और सी के दरमियान में मोल रेशो डेवलप करना है, मोल रेशो कंसीडर करना है। तो ये मोल रेशो को कंसीडर करते हुए फिर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारे साथ वो क्या है रिएक्टेंट बी। तो रिएक्टेंट बी जो है हमारे साथ, अब बी का हम प्रोडक्ट सी के साथ मोल रेशो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1:1, इधर से मैंने 1 लिया, यहाँ से भी मैंने 1 लिया, तो बी रिएक्टेंट का सी प्रोडक्ट के साथ मोल रेशो क्या है 1:1। If 1 mole of B is fully converted into product, we will surely get 1 mole of product C। अगर 1 मोल B मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आपको 1 मोल C मिलेगा। इसी तरह से रिएक्टेंट B का आप प्रोडक्ट D के साथ भी मोल रेशो बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप 1 ले ले, फिर रेशो लिखे, फिर यहाँ से हमने 3 लिया तो 1:3। This 1:3, the mole ratio between B and D
tells us that if 1 mole of B can fully convert into product, अगर 1 मोल भी मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, then we will get 3 moles of the product D. अगर 1 मोल भी मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो हमें 3 मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट मिलेगा। तो मोल रेशो आप किसी भी दो रिएक्टेंट्स के दरमियान में, दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के दरमियान में, दूसरे रिएक्टेंट और दूसरे प्रोडक्ट के दरमियान में आप बना सकते हैं। कहां से बनाएंगे? फ्रॉम द कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हमने पहले लेक्चर में नंबर ऑफ मोल कंसीडर किया था। तो इसको अगर आप 2 मोल लिखे, यहाँ पे आप 1 मोल लिखे, तो इसके दरमियान में मोल रेशो क्या आएगा? 2:1 आएगा कि नहीं? तो ये तो मोल्स है, मोल कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? मोल रेशो। द रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट के दरमियान में मोल रेशो, आर इन बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स या दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में मोल रेशो आप बना सकते हैं, आर इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या आप एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के दरमियान में भी मोल रेशो बना सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मोल रेशो हमने क्यों बनाए, इसका फायदा क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हमने कन्वर्जन फैक्टर लिखना है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, तो उसको लिखने में, उसको डेवलप करने में या इक्विवेलेंसी को डेवलप करने में मोल रेशो यूज्ड होती है। तो अब हम मोल रेशो से क्या बनाएंगे? कन्वर्जन फैक्टर आर इक्विवेलेंसी। कन्वर्जन फैक्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर भी आप किसको बोल सकते हैं? इक्विवेलेंसी भी आप कह सकते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? बाय यूजिंग मोल रेशो वी मेक अ कन्वर्जन फैक्टर आर इक्विवेलेंसी। मोल रेशो को इस्तेमाल करते हुए हम कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं या इक्विवेलेंसी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फॉर टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अननोन रिएक्टेंट। कन्वर्जन फैक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि हम किसी अननोन रिएक्टेंट की अमाउंट को क्या कर ले? कैलकुलेट कर ले। आर या प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर ले बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। किसी भी नोन अमाउंट जो कि आपके पास गिवन है, जो आपको मालूम है, जो स्टार है आपके पास, अननोन के ऊपर आप सवालिया निशान बनाएंगे, नोन के ऊपर आप स्टार का निशान बनाए। तो आप किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का अमाउंट अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है कि ये यहाँ पे आपके साथ फॉर एग्जांपल 10 मोल रिएक्टेंट ए है। अब सी के कितने नंबर ऑफ मोल बनते हैं, तो आप सी के नंबर ऑफ मोल तो हमें मालूम नहीं है, अननोन है। तो हमने रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मोल को यूज करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंसी फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर क्या है? बाय यूजिंग मोल रेशो को इस्तेमाल करते हुए वी मेक अ कन्वर्जन फैक्टर और इक्विवेलेंसी। हम इक्विवेलेंसी या कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं फॉर टू कैलकुलेट, ताकि हम कैलकुलेट कर ले अमाउंट ऑफ अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को जो कि हमारे साथ अननोन है, जो कि हमारे साथ क्या है? रिक्वायर्ड होता है। बाय यूजिंग, और हम इस्तेमाल करेंगे नोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की नोन अमाउंट को। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन है। तो फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है? रिक्वायर्ड है, तो नोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को यूज करके इसको इस्तेमाल में लाकर हम पहले यहाँ पे मोल रेशो डेवलप करेंगे, और फिर मोल रेशो को डेवलप करके इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जब हम मोल रेशो को डेवलप करते हैं तो उससे कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे, इक्विवेलेंसी बनाएंगे, और फिर इस गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। या इस तरह भी हो सकता है कि आपके साथ प्रोडक्ट के अमाउंट जो है वो गिवन है और रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है? रिक्वायर्ड है। तो आप प्रोडक्ट के अमाउंट को यूज करके यहाँ पे फिर इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में आपने क्या बनाना है?
मोल रेशो को बनाना है। तो मोल रेशो जब आप बनाएंगे तो उससे फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कन्वर्जन फैक्टर बनाना है, इक्विवेलेंसी को बनाना है। जब आप इक्विवेलेंसी बनाएंगे तो फिर नोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से आप अननोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कमाल यही है कि एक सब्सटेंस का अमाउंट गिवन होता है और दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट रिक्वायर्ड अननोन। तो उस गिवन अमाउंट को, उस नोन अमाउंट को आप यूज में लाकर उसको इस्तेमाल करके आप अननोन अमाउंट को, अननोन या रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो होते हैं उसके अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमने सबसे पहले मोल रेशो बनाना है। मोल रेशो जब बनाते हैं फिर कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं और फिर हम स्टोइकियोमेट्री का कैलकुलेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है हमारे साथ आपकी बुक में। तो फर्स्ट वन है मोल मोल कन्वर्जन। अब मोल मोल कन्वर्जन का क्या मतलब है? सपोज करें आपको एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल गिवन है और दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल क्या है, रिक्वायर्ड है। तो हम मोल मोल कन्वर्जन करेंगे। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है, या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल गिवन है और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो मोल मोल कन्वर्जन क्या है? इफ वी नो, अगर हमें मालूम है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट, अगर आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल नोन है, गिवन है, देन बाय यूजिंग मोल रेशो एंड कन्वर्जन फैक्टर, तो फिर मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट, हम मालूम कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को। अगर आपको सपोज करें एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल गिवन है कि आपके साथ रिएक्टेंट है ए है और ये 10 मोल है। अब 10 मोल रिएक्टेंट ए आपको अगर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ये इक्वेशन लिखा था, तो अगर आपको गिवन है कि यहाँ पे ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसके मुताबिक अगर कोई आपको बोले कि आपके पास 10 मोल ए है, आप प्रोडक्ट सी के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करें, तो हम ए और सी के दरमियान इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल रेशो बनाएंगे, फिर मोल रेशो से हम कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे और कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करके हम स्टोइकियोमेट्री का कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से ये जो अननोन अमाउंट होता है, ये जो रिक्वायर्ड होता है, इसके नंबर ऑफ मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके ये जो अननोन सब्सटेंस है इसके नंबर ऑफ मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए हमारे साथ, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि एक बात जब हम करते हैं तो उसको जब हम अपोजिट सेंस में कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, वाइस वर्सा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने बात की है इसको आप ऑपोजिट सेंस में कंसीडर कर ले। क्या मतलब ऑपोजिट सेंस में क्या मतलब होता है कि इफ वी नो द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी रिएक्टेंट देन बाय यूजिंग मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल गिवन है तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल आप मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट बात होगा वो इस तरह से होगा कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हम फिर पेपर्स में आप लोग ये वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, टाइम भी की बचत होगी आपके साथ। अब डियर स्टूडेंट, मोल मोल कन्वर्जन को समझने के लिए आपके बुक में एग्जांपल नंबर है 1.5 और ये 2023 के जो मेडिकल का टेस्ट हुआ था उसमें भी ये जो एग्जांपल है इससे MCQ बनाया था। सिर्फ यहाँ पे 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट है और MCQ में 15 मोल दिया था। तो जस्ट ये थोड़ी बहुत चेंज की थी, बाकी ये जो एग्जांपल है इससे MCQ भी आई थी। तो डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। एक केमिकल लिया है पोटाशियम क्लोरेट KClO3, इसको अगर हम डिकम्पोज कर ले, इसकी तोड़ फोड़ अगर कर ले, इसको स्प्लिट कर ले, तो फिर हमारे साथ ऑक्सीजन गैस बनता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट?
अगर हम 10 मोल पोटेशियम क्लोरेट ले लें तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के बनते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो सॉल्यूशन है आपको डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए इन टेस्ट में भी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया था। तो जब इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो, एमसीक्यू हो, तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होता है, रिक्वायर्ड दिया होता है आपको। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पहले से दिया है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड व्हेन फुली डिकम्पोज, जब 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड मुकम्मल डिकम्पोज हो जाए, इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ O2। तो सबसे पहले आप फिर दोबारा पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ 2 पोटेशियम के एटम है, इधर पे भी 2 है, 2 क्लोरीन के है आपके साथ, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी क्लोरीन के है, एंड 2 into 3 6, 3 into 2 6। तो आपके साथ इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ से आप अगर इसको नंबर ऑफ मोल कंसीडर कर ले तो 2 मोल लिख सकते हैं, इसको अगर आप नंबर ऑफ मोल कंसीडर कर ले तो 3 मोल लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हमारा ताल्लुक जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड के साथ है। बैलेंस करते हुए तो हमने पोटेशियम क्लोराइड को भी कंसीडर करना है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको सबको कंसीडर करना है। लेकिन जब आपने इक्वेशन बैलेंस कर दिया फिर आपने इसको छोड़ना है सिर्फ जो सब्सटेंस का अमाउंट, जिस सब्सटेंस का अमाउंट आपको दिया है और जिस सब्सटेंस का अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके दरमियान में आपने मोल रेशो बनाना है, उसके दरमियान में आपने रिलेशन डेवलप करना है। बाकी ये जो है इसको आपने इंसर्कल करना है, इसके ऊपर दायरा बनाए, इसको हमने नहीं छेड़ना है। इसके साथ हमारा काम अब खत्म हो गया। इसका काम सिर्फ ये था कि जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे तो फिर आपने इसको भी क्या करना है, कंसीडर करना है। तो अब यहाँ से आपने 2 लिया, इधर से आपने 3 लिया, तो मोल रेशो बन गई 2:3। तो मोल रेशो को इस्तेमाल करते हम कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं। तो 2 ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये कहता है कि इफ 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज फुली डिकम्पोज्ड हो जाए देन इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस, ये जो सिंबल है इसको आपने इस तरह से बोलना है अपने लफ्जों में, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस। इसको क्या बोलना है, इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस। यहाँ पे आपने इस तरह से बोलना है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड जब फुली डिकम्पोज हो जाता है तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस पैदा करता है। तो यहाँ पे आपने इसको 1 मोल में लेकर आना है, क्योंकि हमारे साथ 10 मोल इसके अमाउंट दिया हुआ है। तो 1 और ये 1, तो आपके साथ 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, दोनों साइड को मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो ये आपके साथ आ जाएगा 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब आपके पास ये 1 आया तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड हम इस्तेमाल कर ले तो 3/2 मोल ऑक्सीजन गैस पैदा होगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से आपने दोनों साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें जो पोटेशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल दिए है तो 10 मोल दिया है, और ऑक्सीजन के हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का वो हमसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है और पोटेशियम क्लोराइड का डेटा गिवन है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के दरमियान में हमने मोल रेशो बनाई, मोल रेशो से हमने फिर कन्वर्जन फैक्टर बनाया। अब 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस 3/2 मल्टीप्लाई 10 मोल ऑफ O2। तो यहाँ पे आप 2 1 और ये 5 into 3 15, तो 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस, अगर हम 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ पे फुली डिकम्पोज कर ले तो फिर 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड को इस्तेमाल कर ले तो कितना ऑक्सीजन गैस पैदा होगा, 15 मोल्स पैदा होगा। और यहाँ पे आप इसके साथ मोल भी लिखे, 15 मोल ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड। और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड आप डिकम्पोज कर ले तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पैदा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने मोल कन्वर्जन की,
आप हमारे साथ पोटेशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल गिवन थे और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड थे, तो मोल मोल कन्वर्जन किया। अब अगर इस तरह का सवाल एमसीक्यू में आ जाए तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक फॉर एमसीक्यूज क्या है, मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम आसान तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? तो शॉर्ट ट्रिक फॉर एमसीक्यू है पोटेशियम क्लोराइड जो गिवन सब्सटेंस है और जो रिक्वायर्ड है, तो इसके दरमियान में आपने रेशो बनाना है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के दरमियान में रेशो बनाना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पोटेशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिखा। फिर इसका ऑक्सीजन के साथ मोल रेशो कितनी है? 3। तो अगर 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड फुली डिकम्पोज हो जाए तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस पैदा करता है। अब अगर 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड फुली डिकम्पोज हो जाए तो x नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के पैदा होते हैं। तो अब इसको हमने x सपोज किया तो 2:3 प्रोपोर्शन 10:x। तो अब एक्सट्रीम को आप एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करें और मीन को आप मीन के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 into x इज इक्वल टू 3 into 10। दोनों साइड को यहाँ पे x को हमने छोड़ना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो 2 ये 1 हो जाएगा और ये आप इधर पे अगर करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारे साथ x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2। तो अगर आपके साथ ये आपने पहले से किया है कैंसिल आउट किया है तो 5, तो 5 into 3 से आपके साथ आंसर आ जाएगा 15 मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपने पूरा अबूर हासिल किया है मोल मोल कन्वर्जन पे, आप समझ चुके हैं, तो फिर इस शॉर्टकट तरीके से आप डायरेक्टली, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करते हुए फिर टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता है, 1-2 मिनट होते हैं एमसीक्यूज के, तो फिर हम शॉर्टकट तरीका अप्लाई करके, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अप्लाई करके आप नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके बुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग का असाइनमेंट है, मैं इधर पे लिखता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग उसको हल कर ले, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइए। तो कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने नंबर ऑफ मोल पैदा होते हैं बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल ग्लूकोज। अगर 2 मोल ग्लूकोज की हम क्या कर ले, कंबस्शन कर ले। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं। तो देखिए इसी तरह का रिएक्शन हमारे बॉडी में ड्यूरिंग रिस्पिरेशन भी होता है, लेकिन उसको तो हम कंबस्शन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी गेन करने के लिए। तो 1 मोल, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है कि 1 मोल ग्लूकोज प्लस 6 मोल ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट्स टू गिव 6 मोल O2 प्लस 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ग्लूकोज के आपको 2 मोल दिया हुआ है, गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 के नंबर ऑफ मोल को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताया है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्लूकोज C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में आपने रेशो डेवलप करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये 1 और ये ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 6। तो अगर ग्लूकोज 2 मोल है तो 2:x। अब यहाँ से फिर आप इसको इस फॉर्म में ले आए और फिर कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम 2 मोल ग्लूकोज को फुली बर्न कर ले, उसको यूज कर ले ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कन्वर्जन है हमारे साथ, वो क्या है, मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन में मोल किसी सब्सटेंस का दिया होता है और दूसरे सब्सटेंस का मास पूछा जाता है, रिक्वायर्ड होता है।